हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपके लिए विभिन्न एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले NCERT के अलग अलग टॉपिक्स से जो क्वेश्चन उठते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एक सीरीज़ हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं जो कि NCERT से जुड़ी हुई है और NCERT के विशेष तौर पर बायोलॉजी सब्जेक्ट से ये जुड़ी हुई है, यानी जीव विज्ञान से जुड़ी हुई है। तो बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक बच्चों को अक्सर क्लियर नहीं होते। उसी के आधार पर हमने ये वीडियो बनाने का फैसला किया है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। उम्मीद है आप सबको ये चीज़ें पसंद आएंगी। तो यहाँ पर जो भी टॉपिक है हम आपको क्लियरली वो यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। बायोलॉजी का ये टॉपिक जो शुरू होता है यहाँ पर जीव जगत का वर्गीकरण, यानी जिसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अगर हम बात करते हैं तो अगर इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जीव जगत का वर्गीकरण किसने शुरू किया था, तो शुरुआत में ये शुरू हुआ था अरस्तू के समय से। क्योंकि सबसे पहले अरस्तू ने जो है जीवों के वर्गीकरण का प्रयास किया था अपने तरीके से। और अरस्तू ने क्या किया था कि जो साधारण लक्षण थे उनके आधार पर बांटा था पेड़ पौधों को, जिसमें वृक्ष, झाड़ी और शाख में पेड़ पौधों को वर्गीकृत किया था। जबकि प्राणियों को उन्होंने लाल रक्त वाले जीवों में और बिना लाल रक्त वाले जीवों में विभाजित किया था। तो यहाँ पर प्रश्न जो बनता है वो ये है कि सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण है वो किसके समय में शुरू हुआ या किसने करने का प्रयास किया था, वो था अरस्तू। उसके बाद फर्दर उसके बाद जो है जीवों को दो जगत में बांटा गया था सबसे पहले, और वो व्यवस्थित तरीके से बांटने का काम किया था लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। तो यहाँ पर इन्होंने द्विजगत प्रणाली या टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो बनाया था, जिसमें एक वर्ग बनाया था प्लांटी यानी पेड़ पौधों का, दूसरा बनाया था एनिमेलिया यानी जीव जंतुओं का, जो जंतु थे उनका बनाया था। तो यहाँ पर दो जगत प्रणाली इन्होंने विकसित की थी लीनियस ने, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में याद रख सकते हो। और दोनों जगत के नाम यानी टू किंगडम थ्योरी है वो लीनियस की थी। लेकिन इसके अंदर इन्होंने ये नहीं बताया था कि यूकैरियोटिक या ससीम केंद्रक जीव क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, असीम केंद्रक जीव क्या होते हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बीच में अंतर इन्होंने नहीं बताया था। प्रकाश संश्लेषी जीव और प्रकाश संश्लेषी जीव नहीं थे, उनके बारे में भी अंतर नहीं बताया था। तो ये वर्गीकरण की प्रक्रिया बहुत दिन चली नहीं। उसके बाद में जो है कुछ वैज्ञानिकों ने और प्रयास किया, तो एक तीन जगत वाली प्रणाली है वो लेकर के आए। तो जिसको तीन जगत प्रणाली को लेकर के आए थे वो थे हकल। तो हकल ने तीन जगत प्रणाली दी थी जिसमें एक और जगत बना दिया गया था। लेकिन फिर भी हकल की बातों से संतुष्टि नहीं हुई, तो कुछ जो और साइंटिस्ट थे वो एक चार जगत वाली प्रणाली लेकर के आए, और चार जगत वाली प्रणाली लेकर के आए थे वो थे कॉपलैंड। आपको याद रखना है जो किंगडम क्लासिफिकेशन है और चार जगत वाली प्रणाली फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये कौन लेके आया था। तो इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर। और अंत में जो प्रणाली लेकर के आई गई थी चौथे के बाद में, जो पांच जगत प्रणाली है वो लेकर के आए थे, और वो लेकर के आए थे R.H. व्हिटेकर। तो इन्हीं के बारे में आपने अक्सर पढ़ा हुआ, लेकिन शायद आपने तीन या चार किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो हमने आपको वो चीज़ें भी आपको बता दी यहाँ पर। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन या पांच जगत वाली प्रणाली अब चल रही थी जो व्हिटेकर ने दी थी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये क्या है और किस प्रकार से ये हमारे काम आ सकती है एग्ज़ाम के अंदर। तो आइए देख लेते हैं क्या है। पांच जगत के जो जीव हैं या जीवों के जो पांच जगत बनाए थे वो किस लक्षण के आधार पर बनाए थे। सबसे पहले यहाँ पर लक्षण चुना गया था वो था कोशिका का प्रकार। कोशिका किस प्रकार की है, क्या वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिनको असीम केंद्र की कहते हैं, यानी जिनके अंदर केंद्रक है वो क्या होता है, अविकसित होता है। अविकसित का मतलब उसमें केंद्रक झिल्ली है वो प्रेजेंट नहीं होती, उपस्थित नहीं होती, या होती भी है तो ट्रेसिस में होती है, यानी पूरी तरह से उपस्थित केंद्रक झिल्ली नहीं होती। केंद्रक अल्प विकसित होता है, अविकसित होता है। तो उन जीवों को प्रोकैरियोटिक या फिर कह सकते हैं हम असीम केंद्रक जीवों में रखा गया था। तो असीम केंद्रक जीवों में रखा गया था। और बाकी के जो जीव जिनके अंदर पूरी तरह से केंद्रक झिल्ली विकसित थी उन जीवों को ससीम केंद्रक हम कह सकते हैं, और ससीम केंद्रक जीवों के अंदर रखा गया था, या कह सकते हैं उनको यूकैरियोटिक जीवों में रखा गया था। तो कोशिका प्रकार के आधार पर केवल मोनिरा को प्रोकैरियोट में रखा गया था और असीम केंद्रक जीव हैं ये। जबकि बाकी के जो जीव हैं वो क्या हैं, सभी के सभी ससीम केंद्रक है। यहाँ पर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जो बाकी के चार जगत हैं सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, यानी ये ससीम केंद्र की जीव है। इनके अंदर केंद्रक झिल्ली है वो पूर्ण तरीके से विकसित होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात जो थी, दूसरा लक्षण जो था वो था कोशिका भित्ति के आधार। कोशिका भित्ति के आधार पर मोनेरा
के अंदर जो कोशिका भित्ति थी, कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है जो उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है कोशिकाओं को। तो मोनेरा के अंदर जो थी वो सेलुलोज नहीं था उनकी कोशिका भित्ति में, और एमिनो अम्ल था प्लस में उसमें, और जो पॉलीसैकेराइड हैं वो थे। जबकि प्रोटिस्टा के अंदर कुछ एक में ये उपस्थित होती है कोशिका भित्ति, बाकी में नहीं होती। जबकि फंजाई यानी कवक की बात करें तो ये प्रश्न पूछा गया है पहले कि कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है, वो सेलुलोज की नहीं होती, जबकि काइटिन नाम का एक पदार्थ होता है उससे बनी होती है। उसके बाद प्लांटी की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में जो है कोशिका भित्ति वो सेलुलोज की बनी होती है। जबकि जंतुओं की अगर हम बात करें एनिमेलिया के अंदर तो कोशिका भित्ति है वो होती ही नहीं है, केवल कोशिका झिल्ली होती है कोशिकाओं के बाहर। अब उसके बाद तीसरा जो गुण था जिसके आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया था वो थी केंद्रक झिल्ली के आधार पर। तो केंद्रक झिल्ली के आधार पर हमने आपको बता दिया कि मोनेरा में अनुपस्थित होती है केंद्रक झिल्ली, तो ये प्रोकैरियोट में रखेंगे, बाकी सब में उपस्थित होती है तो ये सारे यूकैरियोट यानी सजीव केंद्र की जीव है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये काय संरचना लिखा है लेकिन ये बॉडी स्ट्रक्चर है यानी काया संरचना, उनका शरीर की स्ट्रक्चर है वो कैसी है, शरीर किससे बना है। कुछ जीवों का शरीर था वो कोशिकीय आधार पर बना था, यानी जो केवल एक ही कोशिका से बने थे तो उनको कोशिकीय आधार पर रखा गया, जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा है वो कोशिकीय जीवों में रखे गए। जबकि फंजाई यानी कवक जो थे वो बहुकोशिकीय में थे, और उनके अंदर अगर हम बात करते हैं तो टिश्यू यानी उत्तक का जो सिस्टम है वो भी था। जबकि प्लांटी में ऐसे जीवों को रखा गया जिनके अंदर उत्तक का तंत्र था, अंग तंत्र था, ये सब चीज़ें थी। और एनिमेलिया यानी जंतु वर्ग में वो रखे गए जिनमें उत्तक भी थे, अंग भी थे और अंग तंत्र भी थे। उसके बाद जो एक और प्रकार था उनके वर्गीकरण का वो था पोषण की विधि। तो पोषण की विधि की अगर हम बात करें तो मोनेरा में ऐसे जीव रखे गए जो स्वपोषी थे, यानी वो अपना भोजन खुद बना सकते थे, जो रसायन से भी बना सकते थे या फिर प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य के प्रकाश से बना सकते थे। तथा परपोषी जीव भी थे। परपोषी यानी जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते थे, चाहे वो मृतपोषी हों जिनको हम कह सकते हैं सैप्रोफिटिक यानी जो गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, और परजीवी यानी पैरासाइट जो दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचा करके अपना भोजन लेते हैं। जबकि प्रोटिस्टा के अंदर स्वपोषी यानी प्रकाश संश्लेषित हुए और परपोषी जीवों को रखा गया जो कि दूसरों से अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं। फंजाई कवक है वो अधिकतर क्या होते हैं, परपोषी होते हैं सारे के सारे ही। इनमें से मृतपोषी यानी मृत जीवों से अपना भोजन लेने वाले, और परजीवी जो कि दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचा करके अपना भोजन लेने वाले, जैसे कि कुछ जीवों और पेड़ पौधों में बीमारियां उत्पन्न करने वाले जीवों को रखा गया। प्लांटी के अंदर जो जीव थे सभी लगभग प्रकार के जो थे वो स्वपोषी थे, अपना भोजन खुद बनाने वाले थे, प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाने वाले थे। जबकि एक आधा हम कह सकते हैं कि जैसे अमरबेल, आपने नाम सुना होगा, अमरबेल है वो है तो एक पौधा लेकिन फिर भी वो क्या है, प्रकाश संश्लेषी जीव नहीं है। प्रकाश संश्लेषी जीव नहीं है तो इसलिए वो स्वपोषी भी नहीं है, वो क्या करता है दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो ये एक प्रकार का परपोषी जीव है। तो लगभग सारे क्या हैं, प्लांट यानी पेड़ पौधे हैं वो क्या हैं, स्वपोषी हैं, परंतु अमरबेल है वो क्या है, विषमपोषी है। उसके बाद अगर हम जंतुओं की बात करते हैं तो जंतुओं के अंदर सभी प्रकार के जीवों वो परपोषी है, और परपोषी यानी दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें प्राणी संभोजी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, यानी पूरा का पूरा भोजन है वो इंगल्फ कर जाते हैं, निगल जाते हैं। जबकि मृतपोषी भी होते हैं जो गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद अंत जो हम बात कर लेते हैं, जो उनके वर्गीकरण की विधि थी वो प्रजनन की विधि थी। प्रजनन की विधि की जो मोनेरा में थी वो संयुग्मन की विधि है, जबकि यहाँ पर युग्मक संलयन और संयुग्मन की विधि है दोनों में प्रोटिस्टा के अंदर। जबकि यहाँ पर देखें कवक, पादप और जंतुओं में सब के अंदर निषेचन होता है, यानी लैंगिक जनन है वो होता है पूरी तरीके से, यानी मुख्य भाग है वो लैंगिक जनन का होता है निषेचन के द्वारा। निषेचन का मतलब क्या होता है, नर और मादा जो है वो युग्मक यहाँ पर मिलते हैं, उसी के आधार पर जनन होता है। तो ये कुछ गुण थे जिनके आधार पर 5 जगत प्रणाली है वो विकसित की गई थी R.H. विटेकर के द्वारा। आप देख सकते हो इन लक्षणों के आधार पर ये जो है बांटा गया था जीवों को। ये लक्षण आप अच्छे से पढ़ सकते हो इन सब चीज़ों को 1 बाय 1, और इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जीव जगत वर्गीकरण हम आपको बता चुके हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी। एक तो किसी भी जीव की पहचान करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि क्यों जो वर्गीकरण की ज़रूरत पड़ती है, तो पहचान और नामकरण 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके लिए जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल आसान बात, लेकिन फिर भी ये कई बार क्वेश्चन है वो घुमा करके पूछ लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपने 2, 3 और 4 और 5
प्रकार के जो जगत के वर्गीकरण है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के तरीके हैं, उनके बारे में जाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, व्हिटेकर के द्वारा 5 जगत प्रणाली वर्गीकरण की वो विकसित की गई थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, और इसमें 5 जगत है वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया वो बनाए गए। उनके तरीके क्या थे, उनके डिवीजन के किस प्रकार उन्होंने वर्गीकृत किया, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर दी हुई हैं। आप इनको पढ़ सकते हो अच्छे से, और अगर कोई प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कर सकते हो, हम फर्दर उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। आगे का टॉपिक है हम उसके बाद में भी लेकर के आएंगे, और यही हमारा बेस रहेगा NCERT का, कि हम किस प्रकार से NCERT की हर एक टॉपिक के बारे में आपको बता सकें। हाँ, हालांकि वीडियो को हम लंबा इसलिए नहीं लेकर के जा रहे हैं क्योंकि थोड़े टाइम में जो है ईज़िली है, आप इसको याद कर सकते हो। ज़्यादा है वो लंबा अगर लेकर के चलते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपके यहाँ पर जो भी क्वेरीज़ हों इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।